नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का दूसरा लेसन है और उस लेसन का नाम है, आपको पता है। आगे चलते हैं हम। एक दल प्रभुत्व का दौर, जो पाठ नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है, लेसन नंबर 2 है और उस पाठ का नाम है, आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक दल प्रभुत्व का दौर। पाठ नंबर 2 और एक दल का प्रभुत्व का दौर। एक दल का प्रभुत्व का दौर, ये लेसन का नाम है, आपको पता है। दूसरा लेसन, पहला लेसन हमने कर लिया था और उस लेसन का नाम क्या है? एक दल का प्रभुत्व का दौर। आपको पता है, यदि मैं एग्जांपल लूँ, मतलब स्वतंत्र भारत के बाद 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था, 1952 से लेकर 1900, यदि मैं बात करूं 64-67 तक एक दल प्रभुत्व का दल था। 1952 से लेकर 1967 तक लगातार एक दल का प्रभुत्व का दौर था। तो इस लेसन का नाम से हमें पता चल रहा है एक दल का प्रभुत्व का दौर 1952 से लेकर, मतलब कांग्रेस काफी समय तक एक दल का प्रभुत्व का दौर रहा था। और हमारे भारत के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व का कार्यकाल था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर, पहले जो मैंने लेसन कराया उसका मैंने एकदम अच्छी तरह से करा दिया, उसकी PDF आपको ऐप पर डाउनलोड करवा दी। ये दूसरा लेसन मैंने शुरू कर दिया है, एक दल का प्रभुत्व का दौर, मतलब एक ही दल 1952 में पहला चुनाव हुआ था, 1952 से लेकर 1967 तक। आगे यदि मैं बात करूं, वैसे तो सितंत्र तक, आपको पता है सितंत्र में मोरारजी देसाई आते हैं, उस तक भारत में कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व का दल रहा था। 1952 से लेकर 1967 तक भारत के एक दल प्रभुत्व का दौर रहा था। एक दल का मतलब एक ही दल, और वो था कांग्रेस का प्रभुत्व दल। और भारत के सबसे ज्यादा कार्यकाल पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो लेसन का नाम था। तो आपको ध्यान में रखना है एक दल प्रभुत्व का दौर। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से परीक्षा में आ चुका है। एक तो भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ, एक तो आपको ध्यान में रखना है भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ। एक तो ये चीज याद भी ध्यान में रखना है आपको, भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ। तो आपको पता है भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ, एक तो ये ध्यान में रखना है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार हुआ था। तो आपको पता है भारतीय संविधान अंगीकार जो कब हुआ था, वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। और एक आपको ध्यान में रखना है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो आपको पता है, इस चीज को भी आपको विशेषतः समझनी है कि भारतीय संविधान अंगीकार तो कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ चुके हैं भीम जी। तो आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछने की भारतीय संविधान कब अंगीकार हुआ। तो आपको पता है भारतीय संविधान अंगीकार हुआ 26 नवंबर 1949। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार, और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 और अंगीकार हुआ था 26 नवंबर 1949। ये दोनों क्वेश्चन तो आपके ध्यान में होगा। आगे चलता हूं मैं, देखिए उसके बाद में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ये तो हुआ आपका क्लियर। उसके बाद में देखिए एक और प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में 2012-13 में NCERT कोर्स है, तो NCERT कोर्स में पीछे 2012-13-14 में एक प्रश्न और आया था। एक तो भारत का प्रथम चुनाव कब हुआ था, ये ध्यान में रखना है। भारत का प्रथम चुनाव, ये ध्यान में रखना है, भारत का प्रथम चुनाव। तो आपको पता है भारत का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। भारत का प्रथम चुनाव कब हुआ? आम चुनाव 1952। भारत का प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था।
तो आपको पता है भारत का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये एनसीईआरटी बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, पीछे पेपर में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपरों में आ चुका है। तो आपको पता है प्रथम जो भारत का आम चुनाव हुआ था कौन से सन में हुआ था? 1952 में हुआ था। इस चीज़ को भी आपको विशेषतः क्या रखना है? ध्यान में रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है, मैंने अभी बताया कि एक प्रभुत्व का दौर रहा था, तो 1952 से लेकर 1967 तक, मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं कि चार चुनाव याद रखने। प्रथम चुनाव हुआ 1952 में, उसके बाद में आपको पता है 57 में, उसके बाद में पहला प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। ये आपको पता है 1967 तक 4 आम चुनाव हुए थे। तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ, और 1952 में प्रथम चुनाव हुआ। और दूसरा जो चुनाव हुआ था, दूसरा चुनाव ये आपको ध्यान में रखना है, आपको पता है 97 में हुआ। और तीसरा जो आम चुनाव हुआ था, तीसरा आम चुनाव, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो आम चुनाव हुआ था, इस चीज़ को भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा आम चुनाव। तो तीसरा आम चुनाव आपको पता है हुआ था कब? 1962 में। और चौथा आम चुनाव जो हुआ था, चौथा आम चुनाव, तो चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में। ये 4 आम चुनाव हुए थे, और चारों आम चुनाव में कांग्रेस का क्या रहा था? प्रभुत्व रहा था। कांग्रेस एक दल के दौर से गुजरी, और कांग्रेस एक करिश्मावादी नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के एक प्रभुत्व दल के नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो हमारा हुआ प्रथम आम चुनाव। एक प्रश्न देखो बोर्ड की परीक्षा में कई बार आ चुका है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। चुनाव आयोग का एक ये प्रश्न भी आ चुका है, आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुनाव आयोग का प्रश्न, क्योंकि चुनाव जो कराता है, इलेक्शन कराता है भारत के, तो इलेक्शन कराने का दायित्व किसके पास है? भारतीय चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही। आपको पता है भारत में चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही। यह एक संवैधानिक संस्था है। ये क्या है? संवैधानिक संस्था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। ये एक संवैधानिक संस्था है। ये क्या? एक संवैधानिक संस्था है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और फिर आपको ध्यान में रखना है 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, ये एक संवैधानिक संस्था है। और फिर एक प्रश्न बनता है, ये भी परीक्षा में प्रश्न आया है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और कई बार परीक्षा की दृष्टि से, मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, एनसीईआरटी परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपको बताया भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। और वर्तमान की यदि बात करें, ये भी ध्यान में रखना है, देखो करंट अफेयर, वर्तमान के मुख्य चुनाव जो आयुक्त है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। ये ध्यान में रखना है, मुख्य चुनाव। और वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये एक संवैधानिक संस्था है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि चुनाव आयोग, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, ये पहला ये एक संवैधानिक संस्था थी। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा। तो इस चीज़ को भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो चुनाव आयोग, ये एक आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि चुनाव आयोग क्या थी? एक संवैधानिक संस्था थी।
तो भारत के प्रथम चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। ये एक संवैधानिक संस्था है। और मुख्य भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न एनसीईआरटी बोर्ड 2012 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परीक्षा में आ चुका है। तो इस चीज को भी आपको विशेषतः क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बोस्ट प्रश्न बना कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, तो यदि प्रश्न पूछ ले, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आप पीछे के पेपर हल करोगे, उस पेपर में अच्छी तरह से दे रखा है। तो आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछ लें कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बताएं, तो आप बता देना भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में भारत के इलेक्शन कमीशन है सुशील चंद्रा। और यदि आपसे प्रश्न पूछे, एक दो और प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको चर्चा की कि एक संवैधानिक संस्था, संवैधानिक का मतलब था संविधान में इसका क्या है? उल्लेख। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, भारत के चुनाव आयुक्त का या निर्वाचन आयोग का, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब आपको यदि हालांकि प्रश्न पूछ सकते हैं इस तरह से, आपको प्रश्न पूछ लें कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त पूछें, तो बता देना भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और भारत में निर्वाचन आयोग की, जो मैंने आपको बताया, निर्वाचन आयोग की स्थापना, ये मैंने आपको बता दिया, 25 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में उल्लेख है। और संविधान के भाग 15, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि निर्वाचन आयोग का कौन से भाग में है? तो आपको बताया निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख मिलता है। और भारत में मैंने बताया इलेक्शन कमीशन, जो भारत में चुनाव होते हैं, उन चुनाव का करवाना या चुनावों का निरीक्षण करवाना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का है। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त मैंने बता दिया सुकुमार सेन, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बता दिया। और निर्वाचन आयोग जब स्थापना हुई थी उसमें 1 सदस्य था और वर्तमान में 30 सदस्य चुनाव आयोग है। तो ये मैंने आपको इसमें चर्चा कर दी। तो एक तो ये प्रश्न पूछा गया एनसीईआरटी बोर्ड की परीक्षा में, जैसे पीछे पेपर हल करोगे उसमें मिलेगा कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ऐसे पूछा गया था 2012-13 में पेपर में। थोड़ा देखोगे वो पेपर मेरे सन याद नहीं है, 2012 या 13 में पूछा था कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। तो मैंने आपको बता दिया प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में यदि इस बार करंट पूछ लें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और ये करंट पर आधारित ज्यादा होती है, करंट के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के सुशील चंद्रा है। अब आपको मैंने एक दल का प्रभुत्व का दल बताया, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सबसे पहले एक पार्टी थी कांग्रेस। तो आपको पता है भारत में कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ये आपको पता है सबसे पहले प्रभुत्व दल था। भारत में सबसे प्राचीनतम पार्टी कांग्रेस ही मानी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपको पता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। ये चीज आपको ध्यान में। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई 4 दल दे देते हैं और फिर वो क्रम के अनुसार सेट करना पूछ लेते हैं कि क्रम से बताइए कि कौन सी पार्टी कब आई। तो आपको पता है सबसे प्राचीनतम, आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ लें कि भारत की सबसे प्राचीनतम पार्टी बताएं, तो सबसे प्राचीनतम पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। दूसरी पार्टी थी 1906 में, जिसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीगी पार्टी। हालांकि मुस्लिम लीग अब नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद में अलग हो गया और वहाँ की पार्टी है वो। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका शासन था भारत में 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। ये ध्यान में रखना है, कांग्रेस का क्या रहा? कांग्रेस का प्रभुत्व है।
उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है सबसे ज्यादा मतलब 17 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में 1952 से 1962 तक मतलब 4 आम चुनाव हो गए। 52 में प्रथम आम चुनाव हुआ, दूसरा 57 में हुआ, तीसरा 62 में हुआ, चौथा 67 में हुआ। चारों आम चुनाव में लोकसभा में कौन से पार्टी की सत्ता रही? कांग्रेस पार्टी की। इसलिए हम इसे कहते हैं कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व दल। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, एओ होम ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना मैंने सन बता दिया। इसका जो संस्थापक था, भाई स्थापना करने वाला कौन था? एओ। इसका जो संस्थापक था वो था एओ ह्यूम। ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में एक आपको प्रश्न पूछेगा कि भारत में जब प्रथम आम चुनाव हुआ था, तो मैंने आपको पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि प्रथम आम चुनाव कौन सा हुआ था? 1952 में हुआ। इसमें सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी थी? यह प्रश्न पूछ सकता है। दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी का दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही थी? आपको क्रम पूछ ले तो दूसरे स्थान पर पार्टी रही थी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी की आपको पता है उस समय में कितनी सीटें थी? 16 सीटें थी। आपको कई बार पूछ लेते हैं। तो कांग्रेस के जब पहली सरकार आम चुनाव हुआ था 489 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें 364 पर कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस का पहला प्रभुत्व दल था। और दूसरे स्थान पर जो पार्टी रही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। 16 सीटें जीतकर कम्युनिस्ट पार्टी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो आपको ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रथम आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? तो आपको पता है प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी कौन सी थी? तो आपको ध्यान में रखना है, दूसरे स्थान पर पार्टी 16 सीटें बनाकर कौन सी पार्टी रही थी? कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। तो ये तो आपको पता है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपसे प्रश्न क्या पूछा जाए? कांग्रेस पार्टी की मैंने स्थापना बताई। उसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरे स्थान पर दूसरी पार्टी, मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक प्रश्न और सकता है कि भारत में पहली बार कौन से राज्य में गैर कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी? एक प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि भारत में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी थी। केरल राज्य में, ये आपको ध्यान में। और केरल राज्य भारत का डिजिटल राज्य है। भारत का प्रथम डिजिटल राज्य के रूप में जाना जाता है केरल। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में पहली बार किसकी सरकार बनी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और केरल राज्य के ये प्रथम स्थान पर, मतलब केरल राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। और केरल राज्य भारत का पहला क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाने वाला था। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एक और, हम जो ईवीएम का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपको ये ध्यान रखना है कि ईवीएम का प्रथम प्रयोग आपको पता है। यदि हम बात करें 1999 में ईवीएम का प्रयोग हो गया था। 1999 में ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम जो हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था। लेकिन संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का प्रयोग, ये प्रश्न भी आपको पता है लेक्चरर जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आ चुका है कि संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग कब हुआ? तो आपको पता है संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग 2000 के आम चुनाव में हुआ था। 2004 के आम चुनाव में हुआ था। तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड की एनसीईआरटी बुक में, देखो एनसीईआरटी बोर्ड की पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम उसकी आपत्ति लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं जो एनसीईआरटी किताब है बहुत सारगर्भित संग्रह है, अच्छा संग्रह है। और इसकी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ईवीएम का प्रयोग 1999 गुजरात में हुआ सर्वप्रथम। यदि सर्वप्रथम का नाम आ जाए तो इसका प्रयोग क्या करना है? आपको गुजरात में करना है। उसके बाद में संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग आपको ध्यान में रखना है 2004 के आम चुनाव में हुआ था पूरे भारत में। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। एक नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया, तो संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग 2004 के आम चुनाव में किया गया था और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद में देखो हम अब चर्चा इसी पार्ट के दौर पर चलते हैं। कुछ पार्टियां और थी, मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना मैंने बताई, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना बताई, इसमें आगे आपके आ जाएगा। अब इस पार्ट से संबंधित कुछ नेता लोग हैं कि एक प्रभुत्व दौर के दौर आपको भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के प्रश्न आ जाएं तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी पूछ सकते हैं, जिसकी एक पुस्तक है इंडिया विंस। कल मैं चर्चा की भी थी इस पार्ट में। इंडिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। आपके सामने तस्वीर दी हुई है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक थी। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक नंबर का कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले जो मंत्रिमंडल था उसमें शिक्षा मंत्री के ऊपर आपके सामने दे रखी है, देखो 15 जैसे ये फोटो लगी हुई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। तो ये चीज भी आपको विशेषतः ध्यान रखने हैं। चर्चित पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम। इतने नहीं, एक और आता है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक पत्र था, समाचार पत्र, जिसका नाम था अल हिलाल। जो आपको अल हिलाल, ये बहुत शानदार वे रिपोर्ट है। अल हिलाल समाचार पत्र था जो 1912 में निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1912 में निकाला गया था, संपादन किया गया था इसका। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, चर्चित पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद किस पद पर थे? तो आपको ध्यान में रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम क्या थे? शिक्षा मंत्री के पद पर इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। तो चर्चित पुस्तक उनकी कौन सी थी? इंडिया विंस फ्रीडम। तो ऐसे भी एक नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, आपको पता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यदि आपको स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री पूछ लें तो स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो इस तस्वीर के सामने आपके दे रखे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो, जो 1888 में कांग्रेस की स्थापना के 3 साल के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद आए थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद मोइनुद्दीन अहमद इस्लाम के विद्वान थे और ये स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के क्या थे? ये नेता थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे। देखो एनसीईआरटी बोर्ड की पुस्तक का ये नियम है कि प्रश्न बीच में से उठाए जाते हैं, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से उठा लेते हैं और वो पूछ लेते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन थे। तो आपको ध्यान में रखना है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन थे। तो आपको पता है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद में संविधान सभा के ये सदस्य रहे हैं। इस चीज़ को भी आपको समझना है कि ये संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे और स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। जब आपको पता है नेहरू की सरकार थी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा मंत्री के पद पर क्या किया था? कार्य किया था। तो इस चीज़ को भी आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। तो भारत के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 1988 तक इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और अबुल कलाम आज़ाद मोइनुद्दीन अहमद इस्लाम के विद्वान थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे? ये प्रतिपादक थे और विभाजन के क्या थे? ये भारत विभाजन के विरोधी थे कि भारत का क्या नहीं होना चाहिए? विभाजन नहीं होना चाहिए। तो भारत विभाजन के विरोधी थे। संविधान सभा के क्या थे? ये सदस्य थे। भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में ये क्या थे? शिक्षा मंत्री। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो 3 ही प्रश्न बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। एक तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। एक दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के रचयिता कौन थे? इंडिया विंस
इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के रचयिता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री थे। और अल हिलाल नामक, मैंने आपको बताया 1912 में इन्होंने एक पत्र निकाला था, उसका नाम था अल हिलाल। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। उसके बाद में आपको देखे कांग्रेस का प्रभुत्व है। मैंने आपको पहले मानचित्र के माध्यम से बताया भी था कि 1904 चुनाव हुए थे। कितने चुनाव? 4 चुनाव। तो 4 चुनाव में आपको पता है 4 चुनाव में इसका कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ था। तो कांग्रेस के 4 चुनाव में किस तरह से इस, तो आपको पता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व है। मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताया। ये मानचित्र माध्यम है, तो मैंने आपको पहले बताया एक प्रश्न या मानचित्र से संबंधित, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो था पेपर, अभी जो 2000 यदि मैं बात करूं 21 का जो पेपर था, इसमें तो आरबीसी बोर्ड का पेपर था और आरबीसी बोर्ड के पेपर में आपको पता है मानचित्र पॉलिटिकल साइंस में हटा दिया गया था। और अभी जो एनसीईआरटी सिलेबस लगाया गया इस बार, इसमें आपको पता है मानचित्र आएगा 5 नंबर का। तो ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि आपसे उठा के पूछेगा कि भारत में कौन से राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी या कम्युनिस्ट सरकार बनी, तो उत्तर आपको हो जाएगा कौन सा राज्य बना? केरल बना। कौन सा स्टेट बना? आपको पता है कौन सा राज्य बना? केरल। तो आपको पता है केरल याद रखना है, तो आपको पता है केरल कहाँ है स्टेट में, तो आपको ये सबसे पता चल जाएगा। ये केरल, ये लाल रंग का जो स्थान है, यहाँ पर सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी थी या पहले कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट सरकार। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पीछे 2012, 13, 14 में मतलब एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये प्रश्न आ चुका है, क्योंकि इस बार पक्का ही ये प्रश्न मानचित्र से रिलेटेड पूछेंगे। इस लेसन से प्रश्न आते हैं कई बार, और आ भी गए कि भारत में पिछली बार मतलब जब एनसीईआरटी कोर्स लगता था 12, 13, 14 तक, तब उसमें पूछा था कि भारत के उस राज्य को मानचित्र में दर्शाइए जहाँ पर सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी या कम्युनिस्ट सरकार बनी। तो वो कौन सा स्टेट था? केरल स्टेट था। तो भारत में केरल कम्युनिस्ट। अब ऊपर दे रखा है कांग्रेस का प्रभुत्व। मैंने पीछे बताया 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस की सरकार रही थी। और आपको पता है, देखो ये चुनाव दे रखा है। लोकसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ था 489 सीटों पर चुनाव हुआ था। लोकसभा फिर चुनाव हुआ 494 पर, फिर लोकसभा 494। यहां पर 494 सीटों में 389 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी सीट मतलब जीत दर्ज की थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं सर्वाधिक वोट पाओ और जीत, मतलब हम कहते हैं नहीं पहले आओ पहले पाओ। जितनी उन्होंने कांग्रेस ने अपनी जीत प्राप्त की थी, तो उस समय में 389 सीटें प्राप्त करके 489 सीटों में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब दे रखा इसमें देखो 1952 कांग्रेस के दौरान कांग्रेस शासित राज्य, तो 1952 से राज्य सभी राज्यों में लगभग कांग्रेस, मतलब उस समय में भारत में 14 राज्य थे। यदि हम बात करूं 52 की 57 की, उस समय में कम से कम कांग्रेस शासित राज्य बने थे, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस शासित सरकार रही थी। अब ये देखो जो मतलब पीले कलर का दिखा रखा है, यहां पर सारे राज्यों में कांग्रेस की सत्ता रही थी, कांग्रेस ने यहां पर सत्ता प्राप्त की थी। अब ये ध्यान में रखना है केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट 1967, मैंने अभी आपको बताया था कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और अनुच्छेद, आप यदि आप थोड़ी सी बुक पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा, अनुच्छेद 356 का सबसे पहला दुरुपयोग कौन से राज्य में हुआ? केरल में हुआ था। यहां पर देखो, और बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही थी, और केरल राज्य में लाल रंग से दर्शाए गए, केरल में गैर कांग्रेस सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी। और वहां पर आप यदि बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नमूंद्रीपाद वहां के मुख्यमंत्री बने थे उस समय में। यदि आप पढ़ोगे नहीं 1957 में केरल में आपको पता है कम्युनिस्ट, 1957 में केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, और कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? नमूंद्रीपाद थे। तो ये एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर गैर कांग्रेस सरकार रही थी कम्युनिस्ट पार्टी की। बाकी राज्यों में 1952 से लेकर 1967 तक प्रत्येक राज्य में, एक जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, क्योंकि उस समय में जम्मू कश्मीर आपको पता है भारत का अलग राज्य था, अलग संविधान का दर्जा था। वहां पर एक कांग्रेस, जैसे फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला ही आए हैं, यहां पर कांग्रेस सरकार का प्रभुत्व रहा था। ये आपको इससे समझना है। अब इसमें एक प्रश्न और भी पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखो ये दे रखा है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रखा है, आपको ध्यान में रखना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रखा है, इस चीज को आपको समझना है। ये देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1982 में हुई थी और उस समय में फारूक अब्दुल्ला ने इसकी स्थापना की थी। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता रहती है, इस चीज को आपको समझना है वैसे। और अभी यदि आपको बाद में उत्तर पूर्वी राज्य परिषद की बात करें हम, तो उत्तरी पूर्वोत्तर राज्य में इस सरकार की सत्ता का क्या था, शासन था। तो इस तरह से आपको चीज में समझना है। और यहां से मानचित्र, अभी ये बात रही गुजरात की, तो उस समय में आपको पता गुजरात में 1952 में 53 में तो मतलब ये नहीं थे, गुजरात के पटेल इस तरह से मुख्यमंत्री रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का वहां पर सत्ता रही थी। उसके बाद में 3 बार मुख्यमंत्री पद पर सत्ता नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सत्ता संभाली। तो इस तरह से इस मानचित्र को चेन्नई, मद्रास, ये सारे राज्य क्या थे, इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये तो टॉपिक हुआ आपका मानचित्र से संबंधित। अब है राजकुमारी अमृत कौर, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। ये चिकित्सा मंत्री थी भारत की, ये भारत की प्रथम क्या थी, भारत की प्रथम, ये भारत की प्रथम चिकित्सा या स्वास्थ्य मंत्री कह दो, ये भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। ये ध्यान में रखना। आपको एक प्रश्न यहां से परीक्षा की दृष्टि से पूछेगा, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री पूछ सकता है, भारत का प्रथम चिकित्सा मंत्री पूछ सकता है, और पिछली बार से 13-14 के पेपर में पूछा था भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन था, तो भारत का प्रथम श्रम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। इस तरह से याद रखना है आपको। तो भारत की प्रथम जो स्वास्थ्य मंत्री थी वो महिला थी, राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो उस समय में, किस समय, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में, आपको पता है एक तो मंत्रिमंडल बना था 1946 में, तो 1946 में अंतरिम सरकार थी। कौन सी थी, अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अंतरिम सरकार के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। 1946 में अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में जब अंतरिम सरकार थी उस समय में राजकुमारी अमृत कौर एक किस पद पर थी, भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थी। इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पद का क्या संभाला था, कार्यभार संभाला था। तो इस चीज को भी आपको विशेष क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो भारत के प्रथम क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद में देखिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो राजकुमारी अमृत कौर के बारे में पढ़ते हैं हम। तो राजकुमारी अमृत कौर 1809 से 1964 गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे और कपूरथला के राज परिवार में इसका जन्म हुआ। कपूरथला कहाँ है, हरियाणा में है। कपूरथला के राज परिवार में इसका जन्म हुआ था और विरासत में माता ईसाई धर्म से इसको ईसाई धर्म के नेतृत्व में ऐसा मिला था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा की सदस्य थी। ये मैंने आपको कई बार प्रश्न पूछ लिया है कि वह संविधान सभा की क्या थी, सदस्यता थी। ये ध्यान में रखना है। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी और 1957 तक स्वास्थ्य मतलब 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ और तीसरे आम चुनाव तक ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पर क्या किया था, उन्होंने कार्य किया था। और ये कौन सी थी, राजकुमारी अमृत कौर। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो राजकुमारी अमृत कौर गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। कपूरथला हरियाणा में है। आपको पता है रेल के डिब्बे बनते हैं यहाँ पर, रेल के जो डिब्बे होते हैं वो कपूरथला हरियाणा में बनते हैं। तो कपूरथला के राज परिवार में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और माता ईसाई धर्म से मतलब इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। भाई इस आर्टिकल संविधान का क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 25 कह रहा है कि आप कोई सा भी धर्म स्वीकार कर सकते हो, धर्म स्वीकार करने का आपको अधिकार है, लेकिन आपको बाध्य करने का अधिकार नहीं है। स्वीकार करें या नहीं करें उस अपनी इच्छा पर है। तो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आप संविधान में या संविधान के अनुसार आप धर्म स्वीकार करते हो। तो उसकी माता कौन से धर्म की थी, ईसाई धर्म से थी। और इन्हें अपने जो विरासत में जो धर्म मिला वो ईसाई धर्म मिला। और स्वतंत्र भारत के पहले क्या था, ये मंत्रिमंडल में, मतलब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कौन थी। तो आपको ध्यान में रखना है राजकुमारी अमृत
कौर। और स्वास्थ्य 1957 तक, मतलब पहला चुनाव हुआ था 1952 में, प्रथम जो चुनाव हुआ कब हुआ 1952 में, 1952 से लेकर दूसरा चुनाव आपको पता है कब हुआ 1962 में हुआ, और दूसरा चुनाव जो 1997 में हुआ, और तीसरा हुआ था 62 में, और चौथा हुआ था 67। मतलब दूसरे आम चुनाव तक वो क्या रही थी, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी। तो ये तो था राजकुमारी अमृत कौर का। उसके बाद में देखिए आगे आपके आता है आचार्य नरेंद्र देव। ये भी बहुत बड़े आपको पता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व करता थे। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1934। मेन इसका योगदान था आचार्य नरेंद्र देव का, आचार्य नरेंद्र देव, इसका बड़ा योगदान था। लेकिन इसके सहयोगी भी थे कुछ, जैसे नाम से ले सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी, या समाजवादी पार्टी कह दो, सोशलिस्ट कह दो, अंग्रेजी में सोशलिस्ट। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आपको बताया 1934 में इसकी स्थापना हुई आचार्य नरेंद्र देव ने। और कहाँ हुई, ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार। तो इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। कहाँ हुई, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। और इसके यदि आपको प्रश्न पूछ ले सहयोगी, तो राम मनोहर लोहिया ये इसके सहयोगी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सहयोगी थे। तो आपको बताइए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की, तो आपको ध्यान में रखना है समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की, और बम्बई में की। सहयोगी थे राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन इसके सहयोगी, और नाम ले लूँ मैं, अच्युत पटवर्धन, ये भी इसके सहयोगी थे। तो आपको ये आचार्य नरेंद्र देव, तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है, किसान आंदोलन में सक्रिय थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अब एक आपसे प्रश्न आगे आएगा कि भारत में ऐसा पहला संविधान सभा का प्रारूप समिति ऐसा कौन सा देश था जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म को क्या किया था, स्वीकार किया था। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने की थी बम्बई में। उस समय में आपको बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1934 में। उस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता आपको बता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो इस चीज को भी बता रहे। सहयोगी थे राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन इसके सहयोगी थे। तो आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे, ये संस्थापक थे। आजादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलन में सक्रिय थे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और आजादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी के और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने क्या किए थे, नेतृत्व है। पहले तो थे सोशलिस्ट पार्टी और उसके बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये कौन सा आपको पता है, आचार्य नरेंद्र देव का। अब है डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, जो आपको पता है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में हम मनाते हैं। इस चीज़ को भी आपको विशेषता क्या रखना है, डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाति विरोधी थे। 1891 में इसका जन्म हुआ, 14 अप्रैल 1891 में महू में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो जाति विरोधी आंदोलन के नेता, दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा थे। ये दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के क्या थे, अगुवा थे। और विद्वान, बुद्धिजीवी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, ये भी आते हैं मजदूर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के क्या थे, ये संस्थापक थे। बाद में शेड्यूल कास्ट मतलब होता है ना, अन्य जो अनुसूचित जाति होती है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के योजनाकार के रूप में कार्य किया, रिपब्लिक पार्टी के ऑफ इंडिया के। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य रहे थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति, तो ये ध्यान में रखना है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। और आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे, ये भी ध्यान में रखना है। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर उन्होंने असहमति दर्ज की और 1951 में इस्तीफा दे दिया। और 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया।
तो ये बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था। तो ये आपको पता है प्रारूप समिति, संविधान में सबसे बड़ी जो प्रारूप समिति थी, और इसी प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? और 7 सदस्य थे। और इसी 7 सदस्य में सबसे जो प्रमुख पद पर रहे थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस चीज को भी आपको समझना है कि जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे, दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा थे, विद्वान और बुद्धिजीवी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के ये संस्थापक थे। इस चीज को भी आपको समझना है। बुद्धिजीवी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी इन्होंने, और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य रहे हैं और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था? स्वीकार किया था। तो ये टॉपिक आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित था। अगले वीडियो में हमें आगामी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये दूसरा लेसन चल रहा है, आप घर से अध्ययन करोगे, और कल रफ़ी अहमद किदवई और भी आगे पढ़ेंगे। इनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।